सर ये ग्रुप में जैसे अभी जितने लोग हैं तो क्या हम लोग एक आपस में कहीं भी जैसे ट्रेनिंग वगैरह करते थे तो लास्ट में एक समराइज करके उसमें कांटेक्ट नंबर और नेम वगैरह के साथ में एक दूसरे को शेयर कर लेते थे। तो क्या हम लोग ऐसा अगर सभी की इसमें राय हो तो क्या हम लोग ऐसे ग्रुप में कर सकते हैं कि हम लोगों ने इस ग्रुप में जितने लोगों ने एक साथ में ट्रेनिंग किया था तो नेम और मोबाइल नंबर वगैरह ऐसे मोबाइल नंबर हो जाएगा कुछ हो जाएगा आपको जी ये वाला एक बार क्लिक कर लीजिए। ठीक है। हाँ, ये वाला ग्रुप आपका बना रहेगा जन जन्मांतर। आप इसमें 10-11 स्टूडेंट्स हैं और ये ग्रुप हमेशा बना रहेगा, तो आपको अलग से ग्रुप बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आपको अगर आपस में चैट करना है तो मैंने आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया है सबको। वो वाले ग्रुप में आप जो मर्जी आपस में एक दूसरे को अगर ट्रेड बताना चाहते हैं, हमने ये खरीदा है, ये बेचा है, कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपको एक दूसरे का नंबर लेना है तो ग्रुप में नंबर लिखे हुए हैं, आप एक दूसरे को पर्सनल मैसेज कीजिए और सेव कर लीजिए। तो तीनों चीजों के लिए आप फ्री हैं ग्रुप में। लेकिन जो बात होगी वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड और शेयर से रिलेटेड होगी। शेयर पर्सनल बात करनी है, अरे भाई आज तो मजे ही आ गया, तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर आना है, वो करिए पर्सनल चैट पे। वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल चैट कीजिए, आपस में आप सब दोस्त बन जाएंगे। और अगर आपको बात करनी है वो इस ग्रुप में आप कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा ग्रुप में डाल दीजिए, मुझसे कुछ पूछना है तो भी ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। मतलब अगर आपको दिन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज कोई कंसेप्ट, तो आप उसका क्वेश्चन को डाल दीजिए ग्रुप में, उसका आंसर मैं दिन में ही दे दूंगा। क्लास तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसका आंसर मैं उसी टाइम जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं उसका आंसर दे दूंगा, चाहे मैं उसके लिए वीडियो भेज दूं, चाहे मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दूं, चाहे मैं लिख कर आंसर कर दूंगा, लेकिन आंसर मिल जाएंगे आपको। तो और आप आपस में भी एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें, आपको लगता है कि भैया हम पूरा ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में से कोई भी आंसर कर सकता है तो डाल दीजिए, ग्रुप आंसर कर देगा। अगर पढ़ाई से रिलेटेड है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई से शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड हो तो उसके लिए मैंने मार्केट वाला ग्रुप बना दिया, वहां डालिए। और वहां पर आप पढ़ाई से रिलेटेड भी वहां पर भी डाल सकते हैं, वहां पर और बड़े बड़े सीएज हैं। उस ग्रुप में मेरे पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट हैं पुराने, उस ग्रुप में जितने बंदे हैं सब मेरे स्टूडेंट ही हैं ज्यादातर, या दोस्त हैं मेरे, और ज्यादातर सीए हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आपकी क्वेरी को और अच्छे से सॉल्व करेंगे अगर उस ग्रुप में डालेंगे तो। ठीक है, उस ग्रुप में सारे ट्रेडर ही हैं और सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं सब, तो वहां पर भी अगर आप डालेंगे तो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और वहां पर जो और लोग हैं वो भी अपनी क्वेरी डालते रहते हैं, तो आप उन्हें पढ़ा करें, समझने की कोशिश किया करें, उससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। इस ग्रुप में आपको इसलिए जोड़ा गया है सो यू कैन ऐड योरसेल्फ, यू कैन ऐड। सर कभी आपने मतलब MTF यूज करा है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी? रोजाना करता हूँ मैं, कैश में ट्रेड करता ही नहीं हूँ मैं। सर वैसे फ्यूचर में करता हूँ। अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं क्या सर आप? हाँ, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही करता हूँ बस। सर मैं भी मतलब F&O में काफी मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, अभी मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि पूरा 10-15 लाख रुपए का एक कॉर्पस होगा तो आप अच्छे से एक ठीक है महीने का आप कर सकते हो कि आपकी सैलरी निकल जाए और आपके पास टाइम भी रहे। और साथ साथ ही हमने NISM 8 का ये बैच पढ़ाया है, NISM 8 में फ्यूचर एंड ऑप्शन पढ़ाया जाता है। और जब NISM 8 पढ़ाया था तो हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई कि अगर किसी के पास 15 लाख रुपए हैं तो बिना टेंशन के, बहुत बिल्कुल बिना टेंशन के 30,000 महीना तो आएगा ही आएगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए और चाहे वहीं रह जाए, 30,000 रुपए महीना तो आएगा ही आएगा 15 लाख रुपए से। और दूसरा, आपके पास 15 लाख रुपए नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास 15 लाख की होल्डिंग है, आपके पास 15 लाख के कैश में शेयर पड़े हुए हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बेच दो, ना मैं आपको बेचने को कहूंगा, ना मैं नया पैसा डालने को कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, ना कुछ ब्याज लगेगा ना कुछ, और 30,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। उसको प्लेज कर दे सर, फिक्स्ड डिपॉजिट करके सेलिंग करेंगे अगर तो उसमें ब्याज नहीं लगता है। ये नई बात है, अगर नहीं पता हो, अगर आप होल्डिंग को प्लेज करते हैं और उससे ऑप्शन सेलिंग करें तो ब्याज नहीं लगता है, 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लगता। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ब्याज लगेगा। सर मेरी कैलकुलेशन थी कि थोड़ा पैसा फंड इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसका FD में डाल के फिर प्लेज करूंगा और कुछ रिजर्व में सरप्लस में रखूंगा कि मान लो मेरा अगर उधर कम होता है तो फिर मैं यहाँ से उसको बनाकर रखूंगा। FD में डालने की जगह एंजल में ही लिक्विड फंड में डाल लीजिए, मतलब जो भी आपका अकाउंट है एंजल जीरोधा, लिक्विड फंड में डालिए।
और लिक्विड फंड में डालने के बाद जब आप प्लेज करोगे तो आपको 90 to 95% प्लेज वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हाँ। एफडी करा के करेंगे तो 80% मिलेगी। अच्छा सर, ये एक नई चीज मालूम पड़ी आज। प्लेज के बारे में आई वाज अवेयर कि हाँ, प्लेज करके आप उसकी अपनी जो शेयर होल्डिंग है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको यूज कर सकते हो, लेकिन जो परसेंटेज का गेम जो आपने बताया ना कि उसमें आपका 15% 20% कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो वो एक ये भी पता होगा आपको कि अगर हम एक कॉल बेचते हैं तो 2.5 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन कॉल हाँ। बेचने के साथ साथ एक पुट भी बेच दें तो 2.5 लाख नहीं तो लगेंगे फिर। मार्जिन कम हो जाएगा उसमें, फिर रिस्क कम हो जाएगी ना सर। हाँ 50। सर मैं ऐसे कैलकुलेशन करता था कि मान लीजिए अगर गैप डाउन से बचना है तो 500 में मतलब 500 के प्रीमियम कॉल पुट दोनों को सेल कर दो आप। अब वो ना बहुत रेयर केस में होगा कि मार्केट निफ्टी साल में एक दो बार होगा कि निफ्टी 600 पॉइंट डाउन हो गया, तो 600 पॉइंट डाउन हो गया तो 500 का जो प्रीमियम है पुट साइड, तो वो 1000 रुपए से ऊपर नहीं हो सकता किसी भी हालत में, 500 पॉइंट अगर निफ्टी जाएगा तो, क्योंकि फिर वो जैसे डीप इन द मनी में आ जाएगा, तो फिर उस केस में क्या होगा, स्लिपेज होगा, तो इतना ज्यादा बाइंग वो ट्रेडिंग उसमें होगी नहीं, तो वो ये उसका सब प्रीमियम। चीजें जो आप बता रहे हैं, ये सब चीजें मैं एनआईएसएम 8 में बहुत ज्यादा डीप में बताऊंगा, बहुत ज्यादा हाँ। डीप में, मतलब जितना आपको नहीं, मैं पता है ना वो तो पहले दिन ही खत्म कर दूंगा मैं। ये सर ये सर मैं स्टेप बाय जैसे ये हो गया उसके बाद कोई प्लान होता है। सर मैं जैसे नया हूँ तो मुझे सर अभी इतना ये नहीं समझ में आ रहा है एफ का जो ये है क्राइटेरिया और इसका जो है ये मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि क्या एफ क्या होता है, क्या इसका कहते हैं। विंडो कोर्स में नहीं है। ओके आप म्यूट कीजिए पहले। वो डबल आ रही है आपके यहाँ से ना आवाज, कोई बात नहीं। भैया जी एफएनडो कोर्स में नहीं है वो, तो रामू जी का क्वेश्चन आ गया तो मैंने आंसर कर दिया। एफएनडो का नहीं पढ़ाना है अभी, अभी पहले एनआईएसएम 15 पढ़ना है, 15 के बाद एफएनडो का एक अलग कोर्स है एनआईएसएम 8। अगर आप वो करना चाहेंगे तो वो बहुत बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है, और वो जरूर करना चाहिए। 15 करने वाले सभी स्टूडेंट को 8 जरूर करना चाहिए, उसी से आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी, और पैसा कमाना तो आपको 8 में ही आएगा। 15 में तो आपको रिपोर्ट बनाना आएगा, पैसा तो असली फ्यूचर में ही है। इसमें सर दूसरों को कमाएंगे रिसर्च एनालिस्ट बन के। इसमें तो अल्टीमेटली आप एक रिपोर्ट बनाकर दोगे और दूसरे को लॉन्ग टर्म के लिए सलाह दोगे, लेकिन 8 में आपको दिन के दिन पैसा कमाना बताया जाएगा, इंट्राडे। इसमें तो आपको हमेशा जो रिपोर्ट बनानी है वो 1-2 दिन के लिए नहीं होती कि कल बढ़ जाएगा परसों बढ़ जाएगा, ये होती है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए खरीदने के लिए। मतलब एनआईएसएम 15 में मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा कि भाई आप आज खरीद लीजिए, 2 साल में शेयर बढ़ जाएगा, 1 साल में शेयर बढ़ जाएगा, वो बताऊंगा। लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है वो समझाएंगे। लेकिन एनआईएसएम 8 में आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिखाई जाती है, तो एनआईएसएम 8 ज्यादा काम आता है। एनआईएसएम 15 भी अपनी जगह पर ठीक है, बिना डिग्री के तो काम होगा ही नहीं ना, मेन तो डिग्री एनआईएसएम 15, एनआईएसएम 8 की कोई वैल्यू नहीं है डिग्री के हिसाब से, लेकिन नॉलेज के हिसाब से एनआईएसएम 8 की वैल्यू ज्यादा है। तो सभी को एनआईएसएम 15 दोनों करने चाहिए, ठीक है। चलिए 30 होने में 1 मिनट। जस्ट एक क्वेरी सर, ये आप दूसरे ग्रुप में कब ऐड करेंगे? कर दिया सर। वो जो आपने वो एक ही है सर, RA3 बैच आपने बोला ना, एक जिसमें सब सीए और आप लोग हैं जिसमें हम क्वेरी कर। लिख के भेज दीजिएगा, मैंने सबको कर दिया, हो सकता है ओह, रह गए हो। मैं ही रह गया पिछला। ओके सर, आप मुझे थैंक एक बार ऐड मी टू द ग्रुप लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आज ही कर दूँ। यू। यस, ओके सर। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनको ऐड करो तो ऐड नहीं होता है, वो व्हाट्सएप मना कर देता है, फिर वो आपके पास लिंक जाएगा, फिर आप ऐड होंगे। तो हुआ होगा कुछ ना कुछ, आप एक बार लिख कर भेजिएगा, मैं आज आपको लिंक भेज दूंगा। चलिए अभी का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल पढ़ाया था उसका शॉर्ट में रिवीजन 10 मिनट में, और फिर उसके आगे का पढ़ाएंगे। तब तक जो स्टूडेंट और आने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। चलिए, वैसे तो लेट नहीं होना है किसी को, 8:15 की हमारी टाइमिंग है, 15 मिनट हम कुछ भी बात कर सकते हैं, और 30 से हम अपनी क्लास रोजाना शुरू कर देंगे। तो वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास एट 8:30। हमने कल पढ़ा था हमने पढ़ा रिसर्च एनालिस्ट कौन है। रिसर्च एनालिस्ट क्या है सर? ये एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि ये फाइनेंशियल है, और प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि इसको करने के लिए इससे पहले इसने एक डिग्री ली और एक स्पेसिफिक नॉलेज ली। प्रोफेशनल कौन होता है? जिसके पास डिग्री हो प्लस स्पेसिफाइड नॉलेज हो, तो वो प्रोफेशनल होता है।
और वो रिस्पॉन्सिबल है एनालाइज करने के लिए। एक तो वो एनालाइज करेगा किसको, मार्केट ट्रेंड्स को, फाइनेंशियल डेटा को, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोद कर बताएगा आपको कहां लगा देना चाहिए पैसा। प्रोवाइड रिकमेंडेशन, प्रोवाइड रिकमेंडेशन पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी आता है। रिकमेंडेशन करता है वो ऑन स्टॉक्स, एक किस किस चीज पे करता है, स्टॉक्स पे करता है, बॉन्ड्स पे करता है और सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज के अंदर म्यूचुअल फंड भी आ जाता है और आईपीओ भी आ जाता है। पेपर में कई बार आया है, क्या ये म्यूचुअल फंड पे भी कर सकता है, तो आप कहेंगे तो क्या देर एनएफओ सर किसमें आता है? हाँ जी, एनएफओ एनएफओ एनएफओ, एनएफओ की फुल फॉर्म बताइए पहले। न्यू फंड ऑफर। और न्यू फंड है क्या? अब सर वो तो उसमें वो डिपेंड सर नहीं पता। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड होते हैं। हाँ म्यूचुअल फंड। और मैंने भी बताया म्यूचुअल फंड आता है। तो जब म्यूचुअल फंड आता है तो एनएफओ भी आ जाएगा। एनएफओ क्या है, जब किसी म्यूचुअल फंड को नया नया लॉन्च किया जाता है तो पहली बार उसे खरीदने के लिए जो इशू किया जाता है उसे बोलते हैं, जैसे आईपीओ होता है ऐसे एनएफओ होता है। शेयर जब पहली बार इशू होते हैं तो आईपीओ, पहली बार इशू होता है तो एनएफओ। तो एनएफओ इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड इज कवर्ड अंडर द, राम जी, राम कुमार जी, म्यूचुअल फंड इज कवर्ड अंडर NISM 15, सो एनएफओ इज ऑल्सो कवर्ड। एनएफओ कवर्ड है, कोई बात नहीं, आपकी जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, बस कोशिश कीजिए, हैंड रेज कीजिए, उसके बाद मैं टाइम दूंगा तब पूछिए। आगे बढ़ते हैं सर। इनसाइट्स, देयर इनसाइट्स हेल्प इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर। अब जो आप रिपोर्ट बनाकर देते हैं, इनसाइट बताते हैं, उससे इन्वेस्टर को, फंड मैनेजर को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है और इसके बदले वो आपको पे भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक रिसर्च एनालिस्ट की? फर्स्ट सर, वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, उसके लिए क्या करता है, एग्जामिन करता है। एग्जामिन मतलब चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है 4, पहली बैलेंस शीट, दूसरी पीएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ इज नोट्स टू अकाउंट्स। टोटल 4 बताई थी, कल याद भी कराई थी। और कुछ रेशियोज कैलकुलेट करता है, उसके अंदर पीई रेशियो होता है, आरओई होता है, ईपीएस होता है और भी कुछ रेशियोज होते हैं। वो जो कुछ रेशियोज होते हैं वो मैं आपको 7th लेसन में बताऊंगा। चलिए, इसके अलावा और क्या करता है सर? वो इंडस्ट्री एंड मार्केट रिसर्च भी करता है सर। अभी तक मैंने बताया था आपको, वो फाइनेंशियल रिसर्च करता है, फाइनेंशियल डेटा की रिसर्च करता है। लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल डेटा मतलब शेयर्स वगैरह की रिसर्च ही नहीं करेगा, उसके अलावा इंडस्ट्री और मार्केट की रिसर्च भी कर सकता है। ये कैसे होती है? जैसे ट्रैकिंग इकोनॉमिक ट्रेंड। अब वो क्या कर रहा है, किसी एक कंपनी की रिसर्च नहीं कर रहा है, सीधा अमेरिका की रिसर्च करने लगा कि अमेरिका की ग्रोथ कैसी है, अमेरिका का जीडीपी डेटा कैसा है, अमेरिका का वहां पर लेबर को काम मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कैसा आ रहा है, और ओवरऑल अमेरिका की स्थिति बताएगा। उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। तो एक तरह से जैसे जो काम एक अर्थशास्त्री करता है, इकोनॉमिस्ट करता है, वो काम आप भी कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। लेकिन अर्थशास्त्री करता है कुछ अलग तरीके से, आप करोगे फाइनेंशियल तरीके से। आप सिर्फ वो वाला डेटा रिसर्च करोगे जो फाइनेंशियल से रिलेटेड, जैसे जीडीपी, जैसे नेशनल इनकम, जैसे एम्प्लॉयमेंट डेटा और जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स, है ना। ये सब चीजों पे आप अपने रिकमेंडेशन दे सकते हो कि ओवरऑल अमेरिका में आगे आगे क्या होने वाला है। जैसे गोल्ड पे क्या होने वाला है, ये सब चीजें। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक पूरी की पूरी इकोनॉमी का भी रिसर्च कर सकते हो। इकोनॉमी मतलब किसी पूरे देश की एक साथ रिसर्च। सबको क्लियर है यहां तक? कोई क्वेरी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड, कोई क्वेरी नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं हुआ। जी रामू जी बोलिए। सर जो अभी आपने बोला ना सर, एक जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गई उस कंट्री की, और गोल्ड या उनका क्या, तो एक दो टर्म्स और बोली थी अभी आपने जस्ट। एम्प्लॉयमेंट डेटा, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब चीजें, नेशनल इनकम, ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया बात है। लिखने वाली चीज जो आपकी आदत है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, आप कोई चीज भूलेंगे नहीं। जो भी मैं बता रहा हूं आप लिख लो, अगर आप, क्योंकि फिर आप उसे घर जाके रिवीजन कर सकते हो। और कोशिश किया करें बुक पे ही लिख दें, बुक पे बहुत जगह है, और आपने प्रिंट जो किया होगा एक तरफ छपा होगा, एक तरफ खाली होगा, तो खाली वाली साइड को कॉपी बना लीजिए, अलग से बनाने की जगह उसी पे लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आप क्या करोगे, इकोनॉमिक ट्रेंड चेक करोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेक करोगे। अब जैसे मोदी गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो क्या हुआ, मार्केट में बड़ी मंदी छा रही थी बड़े दिनों से। अगर कोई मेरे से पूछता तो मैं कहता जब से कोरोना आया है मार्केट में मंदी है, मार्केट में मंदी है, मार्केट में पैसे की शॉर्टेज है, गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस कम करने चाहिए, गवर्नमेंट को लोन देना चाहिए, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए जिससे मार्केट की मंदी खत्म हो सके। तो गवर्नमेंट ने अब एक ऐसा स्टेप ले लिया। गवर्नमेंट ने क्या करा, 28% वाला टैक्स उठा के सीधा 5% कर दिया, 18% वाला भी उठा के 5% कर दिया, 28 वाला 12 कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिए। और इतना बड़ा टैक्स रिबेट कभी किसी कंट्री ने आज तक हिस्टोरिकली नहीं दिया है। मतलब 1-2% तो कोई छोड़ देते हैं, ये आधे से भी कम करना, वो भी सारी की सारी चीजों पे ही, ये हिस्टोरिकली किसी ने किया ही नहीं है। मतलब देश बिल्कुल आधे टैक्स पे आ गया, तो नहीं करता है कोई। तो गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा स्टेप लिया उसका रीजन क्या था, ट्रंप ने हमारे टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए तो उसे कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम कर दिए। अब अगर ट्रंप कम भी कर देगा तो गवर्नमेंट बढ़ाने की नहीं उसे दोबारा से। तो ऐसा करने से क्या हो गया, मार्केट में जो है अब पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि लोगों को टैक्सेस कम देने। जो कार पहले 20 लाख रुपए की थी अब 18 लाख की होगी, सीधे 10% कम हो गया। अगर किसी को फॉर्च्यूनर लेनी थी तो 28 लाख की थी, लेकिन 25 की हो जाएगी, 3 लाख का फर्क आ गया। 3 लाख जब कम हो गए हैं तो उससे आप लोग ज्यादा, अब वो 3 लाख आप ही लोगों के तो बचेंगे। बताइए सुंदर जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर एक चीज पूछना था, जैसे आपका ये जो जीएसटी जो घटाया गवर्नमेंट ने, मतलब काफी पॉजिटिव स्टेप है, मगर मार्केट उस हिसाब से रेस्पॉन्स क्यों नहीं किया सर? मार्केट रिस्पॉन्स क्यों नहीं करा, आपके हिसाब से बताइए पॉजिटिव कैसे है। चलो एक कंपनी को उठा लेते हैं, पहले एक कंपनी को उठा लेते हैं। हमने मारुति कंपनी को उठाया जो कार बेचती है। चलिए बताइए सुंदर जी, कार कंपनी के लिए पॉजिटिव कैसे है 28% वाली जीएसटी 18%? बताइए। नहीं 28% वाला तो 18% में आ गया ना सर। चलो 28 वाला 18 पे आ गया, 10% कम हो गई। तो बताइए मारुति कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव है। मारुति के लिए तो सर जैसे लोग प्राइस कम कर दिया है, काफी कम। मारुति ने नहीं किया, टाटा ने किया है, महिंद्रा भी डिक्लेयर किया। आज तो टाटा का शेयर शायद 4% भागा है आज। मारुति भी कर देगी, सब कर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मगर मार्केट में वही जो इम्पैक्ट होना था, मतलब जो हिसाब से मतलब निफ्टी बढ़ना था उस हिसाब से बढ़ा नहीं, मतलब थोड़ा स्लगिश लग रहा था। मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है इम्पैक्ट बाद में हो, मतलब कमिंग मंथ्स इसका इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए बिल्कुल इन कंपनी का इम्पैक्ट आएगा। मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। पहले मारुति की कोई चीज 100 रुपए की पड़ती थी और मारुति उसे मान लीजिए 150 रुपए 150 रुपीज में सेल कर देती थी। इस एग्जांपल को थोड़ा सा और बदल देता हूँ। कोई चीज मारुति को 80 रुपीज की कॉस्ट आती थी और मारुति उसे 100 रुपीज में सेल करती थी और 28 रुपीज आपसे जीएसटी लेती थी और वो 28 रुपीज सरकार के पास जमा करा देती थी। तो मारुति को कितने मिले, 100 रुपए। चीज कितने की, 80 की। मारुति का प्रॉफिट 20 रुपए और 128 आपसे लेके आपको माल बेच देती थी और जो 28 टैक्स के नाम पे लेती थी वो आगे गवर्नमेंट को जमा हो जाते थे। अब क्या होगा, अब भी वो चीज मारुति को 80 की पड़ेगी। मारुति अब भी उसे 100 की बेच रहा है, लेकिन जीएसटी कम होने की वजह से अब उससे 18% टैक्स लगेगा। तो जो पहले मारुति की गाड़ी आपको 128 रुपीज की मिलती थी वो 128 की जगह 118 की मिल जाएगी। तो आपके लिए 10 रुपए कम हो गए, लेकिन मारुति का प्रॉफिट आज भी उतना ही है। सेल्स बढ़ जाएगी सर उसकी। लेकिन क्योंकि टैक्स रेट कम हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि सेल बढ़ जाए। लेकिन नहीं इवन सर आपका टाटा मोटर्स ने भी तो आपका मतलब काफी स्लैश किया है, आपका रेट्स वगैरह का, मतलब हर एक टाइप में ये लोग स्लैश किया है। तो आपको 145,000 उतना ही तो स्लैश किया ना, जो पहले 128 की थी अब 118 की हो गई। स्लैश तो उतना हाँ छोड़ा। तो टाटा मोटर का क्या फायदा हुआ, टाटा मतलब सेल बढ़ जाएगा, उसका सेल बढ़ जाएगा। जब सेल बढ़ेगी तब शेयर बढ़ेगा। मतलब ड्यूरिंग दिवाली टाइम। सुंदर जी एक बात बताइए, अगर मान हाँ लीजिए सर। आपको एक कार लेनी थी और वो 18 लाख रुपए की थी, अभी वो अगर 17 की होगी तो 2 ले लोगे। नहीं लेना तो एक ही है, सेल कैसे बढ़ेगा? मगर जिसको लेना नहीं था शायद वो डाउट में था, वो शायद ले लेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ रेट कम होने के बाद जिसको लेना नहीं था, जिसको 5 लाख वाली लेनी थी अब 6 लाख 5 की हो जाएगी तो वो 6 लाख वाली थोड़ी प्रीमियम कार ले लेगा। हाँ नहीं रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट नहीं रहेंगी जितनी पहले थी। इसी वजह से आपके कार के रेट पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कार की क्वांटिटी उतनी बिकेगी। अच्छा सोच कर देखिए, आप एक कार लेने वाले थे, आपने सिलेक्ट कर ली थी, मुझे मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर ली, मुझे कोई एसयूवी लेनी है, ठीक है। एसयूवी की कीमत थी 15 लाख रुपए, वो 13.5 की हो गई। तो ना तो आप 2 कार लेने वाले हो, ना आप 15 वाली बदल के 17 वाली ढूंढने वाले हो। जो आपने सिलेक्ट कर ली थी वही लोगे जो 1.5 लाख आप खुश होके ले आओगे, बिकेगी कार, ठीक है। अब इस जीएसटी के
होने से क्या फायदा हुआ? जो लोग पहले 15 लाख 13.5 लाख खर्च करेंगे, 1.5 लाख इज द सेविंग फॉर द रिटेल कस्टमर, फॉर द आम आदमी, मैंगो पीपल। अब वो जो 1.5 लाख उसके पास बचेगा, वो अपनी जेब में थोड़ी रखेगा, वो कहीं ना कहीं खर्च तो करेगा। वो खर्चा करेगा, सही बात, खर्च करेगा, वहां से कंजम्पशन बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल जो मंदी इंडिया के अंदर है वो कम हो जाएगी। और जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे गाड़ियों की सेल भी बढ़ेगी। हो सकता है एक की जगह 2 भी ले लो आप, क्योंकि जब मतलब तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप 2 भी ले सकते हो। लेकिन तो उसका सर इफेक्ट जो होगा वो मतलब उनकी 1-2 महीने के अंदर मतलब दिखा जा सकता है, मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट। 1 साल में अच्छा इफेक्ट जरूर आएगा सर 1 ऑल्सो साल में। सर ऑल्सो मार्केट तो तभी बढ़ेगा जब FII वापस आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से निकाल दीजिए कि FII आएंगे तो मार्केट बढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया में टोटल कैपिटल का 50% पैसा FII का है। तो अब अगर एक सबसे बड़ा बंदा जिसका सबसे ज्यादा पैसा है, मतलब 50% में अकेले FII है और बचे हुए 50% में 20% रिटेल आदमी और 30% DII है। टोटल 3 ही तो बंदे हैं, FII, DII और हम लोग। तो 50% मार्केट में पैसा FII का है, 30% DII का और 20% आपका और हमारा है। तो अगर FII ही पैसे नहीं लगा रहे हैं तो सारे के सारे थोड़ी नहीं लगा रहे हैं। उस 50% में से 10% FII ऐसा है जो ट्रेडर है वो नहीं लगा रहा है, वो कहीं तो बिल्कुल उनके आने से तेजी आती है। लेकिन अगर वो नहीं भी आएंगे तो भी तेजी आएगी। मार्केट मगर सर लास्ट कुछ दिनों से ट्रेंड एक देखा है कि सर DII आपका परचेज ज्यादा कर रहा है दिन FII, मतलब डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा परचेज कर रहा है। अगर FII बेच भी रहा है, DII परचेज कर रहा है, बिल्कुल तो कॉम्पेंसेट कर रहा है। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि FII बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि जितना बेचना था बेच लिया, अब उनके पास बेचने को है ही नहीं कुछ। सारे के सारे FII थोड़ी बेच रहे हैं, कुछ FII बेच रहे हैं जो ट्रेडर है। अब ट्रेडर FII का मान लो होल्डिंग खत्म हो गई, उसे इंडिया से जाना था, चला गया। अब हम कहने लगेंगे कि भैया पहले FII के पास 50% था, 40% FII के पास, तो अब FII ने बेचना बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली मार्केट बढ़ जाएगी उनके बिना आए भी। लेकिन अगर गलती से वो भी आ गए तो फिर मार्केट बन जाएगी रॉकेट, और ऐसा होगा ही होगा, वो आएंगे ही आएंगे। ये एक साइकिल है, वो 2-3 साल में एक बार के लिए 2-3 महीने के लिए जाते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए आ जाते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए जाते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए आ जाते हैं। ये ट्रेडर FII है और ये ऐसा ही करते हैं, ये आते जाते रहते हैं, कभी अमेरिका, कभी भूटान, कभी लक्षद्वीप, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, ये आते जाते रहते हैं और ये आते जाते रहेंगे। यही मार्केट की साइकिल है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाएगी अल्टीमेटली। मेरा एक डायलॉग है, बड़ा फेमस भी है, मेरा नहीं है, किसी और का था, मैंने कॉपी कर लिया, और आप भी याद रखिएगा कि मार्केट और आदमी अल्टीमेटली जाएगा तो ऊपर ही, तो नीचे का कोई खाना नहीं है। यस सर, एकदम करेक्ट है। हाँ, सही है मार्केट सर। भी और आदमी भी, जाना सबने ऊपर ही है। तो भूल जाइए, पैसा लगाकर भूल जाइए। अच्छी कंपनी में लगाएंगे तो पैसा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, और अच्छी कंपनी भी ढूंढने की जरूरत नहीं होती। निफ्टी की कंपनियों में लगा दो, मिड कैप की कंपनियों में लगा दो, बस। स्मॉल कैप में बिल्कुल मत लगाओ, ठीक? क्योंकि आपको अभी नॉलेज नहीं है कौन सी कंपनी बढ़िया है। जब आपको ये नॉलेज होगी कौन सी कंपनी बढ़िया है तो स्मॉल कैप में भी लगाइएगा, माइक्रो कैप में भी लगाइएगा, फिर तो आप किसी में भी चलिए। और कोई क्वेरी किसी की, वरना आगे बढ़ते हैं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ। जब सर मार्केट रिकवर करने लगेगी ना तो उस केस में स्मॉल कैप में डालना सही है, क्योंकि कोई भी डिसीजन मत बनाइए, ये कोर्स करते करते आपके सारे डिसीजन बदलने वाले हैं। तो जितनी पुरानी नॉलेज है उसे भूल जाइए, जो मैं दे रहा हूँ उसे अपने नए पेपर पे लिखते रहिए और वही छाप लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आने वाली है। जितनी भी नॉलेज आपकी है आप खुद मान जाएंगे, मैं हर चीज लॉजिक के साथ ही पढ़ाता हूँ। एक भी चीज मैं आपको पूरे कोर्स में बिना लॉजिक के नहीं बताऊंगा, और जब हर चीज का लॉजिक बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीज, और जब समझ में आ जाएगी तो सही चीज ही समझिए। स्मॉल लगाना बेवकूफी है, लगाना ही नहीं है, ठीक है ना? स्मॉल कैप बना है सट्टेबाजों के लिए। मैं एक लगाऊंगा मेरे 100 हो जाएंगे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 1% है बस। 100 में से एक बंदे के 100 होते हैं, 99 के 0 हो जाते हैं। जैसे आज से 6 महीने 3-4 महीने पहले मैंने बोला था आइडिया में पैसा मत लगा, उस टाइम 15 रुपए था। जी बिजनेस पे अनिल सिंघवी ने भी चिल्ला के बोला, अरे आइडिया में पैसा लगाओ, 15 है, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और मैं उसी दिन बोल रहा था ये 0 हो जाएगा। उस दिन के बाद वो भाई साहब 5 रुपए हो गया, 15 से अब 7 रुपए 7.5 रुपए चल रहा है आजकल। लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ वो 0 हो जाएगा,
उसमें पैसे मत लगाना। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने यस बैंक खरीद लिए, मैं फिर बोल रहा हूं यस बैंक जीरो हो जाएगा, उसमें पैसा मत लगाना। ये ऐसी कंपनियां हैं जो अब नहीं चल पाएंगी, बिल्कुल खत्म हो गई है ना। कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर ले तो पता नहीं कुछ हो जाए तो हो जाए। जैसे जेपी एसोसिएट्स इंसॉल्वेंट कंपनी थी, वेदांता ने टेक ओवर कर लिया, आज जेपी एसोसिएट्स अब चल जाएगा। अब देखो कैप लगी है उसमें 10% के ऊपर की, अब वो चल जाएगा क्योंकि वेदांता बहुत बड़ी कंपनी है और वेदांता गिर रही है। इस वजह से सब लोग गाली दे रहे हैं वेदांता के चेयरमैन को, पागल था क्या, जेपी एसोसिएट्स खरीद ली वो भी इतने महंगे में, 15,000 करोड़ में। बैंकरप्ट कंपनी है, 10,000 करोड़ में भी महंगी थी, सीधे 15,000 करोड़ में खरीद ली। इसी वजह से आज देखो वो गिर गया वेदांता और जेपी एसोसिएट्स बढ़ गया, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स के लिए प्रॉफिट की बात है, उसे बड़ी कंपनी खरीद रही है, और वेदांता के लिए घाटे का सौदा है, 10,000 की चीज को 15,000 में खरीद लिया। तो न्यूज रोज सुनिए, न्यूज सुनने से आपकी इस तरह की नॉलेज बढ़ेगी और उससे रिलेटेड चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नॉलेज और बढ़ा दूंगा। जैसे कराई ऐसी जो भी नई नई न्यूज होगी उस पर रोजाना डिस्कशन करूंगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एज टॉपिक निकला है, व्हाट इज योर टारगेट फॉर जेपीपी, आई मीन जेपी पावर वेंचर, एसोसिएट्स, यानी पावर वेंचर। जेपी पावर वेंचर में से निकल जाओ, ओके, बेकार है। नहीं जस्ट कितना तक जा सकता है वो? नीचे जा सकता है, ओके ऊपर की कोई टारगेट नहीं है। ओके, आज जो कंपनी का टेक ओवर हुआ है उसका नाम है जेपी एसोसिएट। मैंने जेपी एसोसिएट बोला है कि जेपी एसोसिएट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, जैसे आज वो 20 रुपए का हो गया है, 3 रुपए 2-3 रुपए आज में बढ़ गया, 10% बढ़ गया है। तो ऐसा हो सकता है 20 की जगह वो 25-30 तक चला जाए, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी ने उसे टेक ओवर किया। मैंने जेपी एसोसिएट्स बोला है, जेपी पावर नहीं बोला है। ओके, पर वो टावर तो उसके फ्री में ही मिल जाएगी उसको, क्यों? 25% तो शेयर उसके जेपी एसोसिएट्स के है उसमें, और एज ए सब्सिडरी वो पेरेंट कंपनी को ही साथ ही जाएगी वो भी। तो सर पूरी की पूरी तो मालिक तो होली सब्सिडरी थोड़ी है, 25% हिस्सा उसका है, बाकी 75% मिल जाएगा। वो होती है होली विजय जी। सर क्लास थोड़ा स्टार्ट करें सर, कुछ आपका टॉपिक है। चलिए जी क्लास पे चलते हैं, बाकी क्वेरी बाद में लेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज समझाने वाला हूं जो कि बुक से रिलेटेड नहीं है लेकिन बड़े काम की चीज है। चलिए, मुझसे एक बंदे ने पूछा, सर मुझे ये बताइए सर ये स्टॉक के रेट बढ़ते क्यों हैं? तो सर ये स्टॉक के शेयर्स बढ़ते क्यों हैं और घटते क्यों हैं? तो मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक कंपनी बनी, एक मिस्टर ए थे। मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए लगाया अपने बिजनेस में और वो 1 लाख रुपया कमा लेते थे हर महीने। तो साल के कमा लिए उन्होंने 12 लाख। 10 लाख लगाए और 12 लाख कमाए, मजे ले रहे थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया, यार मैं ना इसमें चाहूं तो ना, अगर कोई मुझे 10 लाख तो मैंने लगा रखे हैं, अगर 10 लाख तू मुझे और दे दे तो मैं 20 लाख से 1.5 लाख रुपया महीना कमा पाऊंगा। 1.5 लाख रुपया महीना कमा, या मान लो जी 2.5 लाख रुपए बोल दिया, 2.5 लाख रुपए महीना कमा लूंगा। तो 2.5 लाख से हम 12 महीने में कमा लेंगे 30 लाख। 30 में से 15 तेरे, 15 मेरे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो पहले मिस्टर 10 लाख कमा रहे थे वो 15 लाख कमाने लगेंगे। सबको समझ में आई वाली बात? जो मिस्टर ए पहले 10 लाख कमा पा रहे थे, अगर वो मिस्टर बी को अपने साथ मिला ले तो उसकी वजह से मिस्टर ए का फायदा ये कि वो 15 लाख कमाएंगे और मिस्टर बी का फायदा भी, वो भी 15 लाख कमा लेंगे। तो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर काम करने लगे तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से एक पार्टनरशिप बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 पार्टनर हो सकते हैं। अब अगर 10-10 लाख रुपए 20 बंदे लगा भी देंगे तो कितने बनेंगे? सिर्फ 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़। अब उसने ए ने क्या किया, टोटल 20 बंदों के साथ पार्टनरशिप कर ली। मिस्टर ए ने क्या किया, 20 पार्टनर बन गए। 20 पार्टनर ने सबने 10-10 लाख रुपए लगाए, 2 करोड़ बनाए। लगा के वो साल का लगभग 2 करोड़ ही कमाने लगे और वो 10-20 पार्टनर थे, उन्होंने सब में डिवाइड होने लगा।
जो भी प्रॉफिट था वो सब पार्टनर्स में डिवाइड होने लगा। यहां तक किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मिस्टर ए से मैं एक दिन पूछने लगा, अरे यार मिस्टर ए यार तूने तो मजेदार बना दिया, अपने सारे पार्टनर को लाखों करोड़पति बना दिया, मुझे भी पार्टनर रख ले। तो मिस्टर ए ने कहा सर मैं रखना तो चाहता हूं और आपको तो जरूर रख लूंगा, आप तो बढ़िया पढ़े लिखे भी और ये और वो सब बातें बताई और कर दिया मना। मैं कह रहे तो वो वाली बात हो गई, वैसे तो आपसे बढ़िया कोई नहीं, लेकिन आप मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये क्या बात हुई यार? जब तू मुझे रखना चाहता है, तुझे लगता है मेरे जाने से तुझे फायदा होगा आने से, तो मुझे पार्टनर बना ले अपने साथ। पैसे तो मैं भी दूंगा, जैसे 20 बंदों ने दिए वैसे मैं भी दूंगा। तो मिस्टर ने कहा सर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 20 पार्टनर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम पार्टनर की जो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से लिमिट है वो 20 है। ओहो, तो यार किसी एक पार्टनर को बाहर निकाल दे, मुझे अंदर ले ले। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, जिस बंदे ने मेरे साथ 3 साल तक काम किया और पहली बार पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मैं अपनी मर्जी से थोड़ी निकाल सकता हूँ किसी को। पार्टनर है वो भी तो इक्वल पार्टनर है, इक्वल ऑनर है वो भी, तो ना तो मैं निकाल सकता हूँ उसे, ना वो अगर वो खुद निकलना चाहे तो निकल सकता है, वरना कोई नहीं निकाल सकता उसे। तो बात तो सही है। मैंने उससे कहा कि अच्छा तू करता कैसे है प्रॉफिट? सर मैं ना सड़कें बनाता हूँ, मैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेता हूँ, मान लो ये वाली सड़क बनानी है 2 करोड़ रुपए लगेंगे, तो हम सबने मिलकर 2 करोड़ लगाए, सड़क बना दी, 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, वो 2 करोड़ के 3 करोड़ हो गए। तो ऐसे करके मैं प्रॉफिट करता हूँ। मैंने कहा तो फिर तू यार अगर पूरा का पूरा हाईवे बना दे कि पूरे यूपी में जितनी भी सड़कें बनेगी मैं बनाऊंगा, या पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी सड़कें बनेगी मैं बनाऊंगा, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले ले। सर कर तो सकता हूँ, लेकिन वो ना 2000 करोड़ 5000 करोड़ ऐसे होते हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा अपने पार्टनर बढ़ा ले। कह रहा सर पार्टनर तो 20 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो मैंने उसे बताया भाई तू कंपनी बना ले। कंपनी में कितने पार्टनर हो सकते हैं? अब कंपनी होती है 2 तरह की, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो शेयर होल्डर हो सकते हैं वो होते हैं 50, मैक्सिमम शेयर होल्डर 50, लिख लीजिए अपने पास। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं? 50, मतलब पार्टनरशिप का ही बड़ा रूप है प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम पार्टनर कितने हैं? 50। लेकिन अगर आपको 50 से ज्यादा शेयर होल्डर रखने हैं, 50 से ज्यादा लोगों को शेयर देने हैं अपने, तो फिर आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। तो इसलिए ये कंपनी बनी। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने पहले प्राइवेट कंपनी बनाई। प्राइवेट कंपनी बनाने में उसने क्या करा, 50 लोग बनाए, 50 लोग और 10 लाख के हिसाब से 5 करोड़ रुपए हो गए उसके पास। 5 करोड़ से उसने बिजनेस करा, जो भी प्रॉफिट हुआ वो 50 लोगों में डिवाइड हो गया। फिर उसने कहा सर मैं 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं, मैं तो 5000 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। तो 5000 करोड़ बनाने के लिए उसने 500 करोड़ शेयर इशू करे, 10-10 रुपए वाले। और सब्जी वाले से कहा भाई मेरा शेयर खरीद ले। अब खरीदने का मतलब क्या है, आप खरीदोगे शेयर और वो पैसे मिल जाएंगे मिस्टर ए को। आप खरीदोगे शेयर, आपके पास शेयर आ जाएगा और वो पैसा किसके पास जाएगा? मिस्टर ए के पास। और मिस्टर ए के पास 5000 करोड़ आ जाएंगे। वो उस 5000 करोड़ से करेगा काम करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो 500 करोड़ लोगों में बराबर बराबर बट जाएगा, जिसके पास जितने शेयर उतना ज्यादा पैसा। तो अल्टीमेटली आप मिस्टर ए के क्या हो गए? पार्टनर। एक सब्जी वाला जिसे सिर्फ 10 रुपए देके मिस्टर ए से 1 शेयर खरीदा है, वो भी मिस्टर ए का क्या है? पार्टनर। लेकिन उसे 10 रुपए के शेयर में मिलेंगे 50 पैसे ही, मतलब जो भी उसका हिस्सा बनेगा वही मिलेगा डिविडेंड के रूप में। तो अल्टीमेटली आप हो तो पार्टनर ना, हो तो पार्टनर ना। अब मान लीजिए मैं एक पार्टनर बन गया मिस्टर ए का, मेरे पास मिस्टर ए का सिर्फ 1 शेयर है, 10 रुपए में लिया था मैंने। अब मेरे से रामू जी बोलते हैं सर ये अपना 1 शेयर मुझे दे दो, कितने में दोगे? भाई शेयर कौन बेचेगा? हम एक दूसरे को तो बेच रहे हैं। भाई मार्केट में 500 करोड़ शेयर आ गए, 500 करोड़ शेयर आ गए, वही तो आपस में ट्रेड हो रहे हैं। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी ए को बेच रहा है, ए डी को बेच रहा है, डी ई को बेच रहा है। मिस्टर ए का कोई लेना देना नहीं है उससे। अब शेयर हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स किसी एक के अकाउंट से निकलते हैं दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं, पैसे आपके अकाउंट से निकलते हैं उसके अकाउंट में चलते हैं। इसमें मिस्टर ए का कोई लेना देना नहीं है। अब मिस्टर ए का नाम मैंने कर दिया मिस्टर अडानी। अब मिस्टर अडानी ने 500 करोड़ के शेयर इशू किए। मिस्टर ए ने 500 करोड़ के शेयर इशू किए, तो वो जो 500 करोड़ के शेयर मिस्टर ए ने इशू किए थे, वो 500 करोड़ के शेयर तो मार्केट में आ गए। अब सोचकर देखिए वो 10 रुपए का शेयर 1 रुपए का हो गया, तो क्या मिस्टर अडानी को कोई फर्क पड़ेगा? वो 10 रुपए वाला आ गया, तो मिस्टर अडानी को कोई फर्क पड़ेगा? उनकी जेब से कुछ पैसा गया क्या? नहीं, नहीं सर, नहीं सर। एक भी पैसा नहीं गया उनके पास से। पैसे किसके गए? जिन्होंने वो शेयर मार्केट वालों ने खरीद रखे हैं।
अभी थोड़े दिन पहले वो अडानी के बारे में वो अमेरिका वाले ने कुछ बोल दिया था, तो 4500 का अडानी एंटरप्राइजेज 700 रुपए का हो गया था, है ना। तो लोग कह रहे थे अडानी बर्बाद हो गया, अडानी बर्बाद हो गया, अडानी। अरे कैसा बर्बाद हो गया? उस पर कोई फर्क पड़ा क्या? उसने तो 4500 में आपको बेच दिया था, उसके पास 4500 चले गए। अभी वो शेयर 1 रुपए का रह जाए, 10 रुपए का रह जाए, 100 रुपए का रह जाए, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, लेकिन 100 में से 40 या 50 शेयर आपको बेच रखे हैं, 40 to 50%, बचे हुए 60% उसके पास हैं, उनकी वैल्यू कम हो गई। मार्केट वैल्यूएशन कम हो जाएगा सर उसका। वैल्यूएशन ही तो कम होगा, उसे बेचना मार्केट वो शेयर। अरे मेरे घर में एक चीज पड़ी थी, मेरे हिसाब से वो 1000 की थी, वो 100 की रह गई, मुझे बेचनी ही नहीं है, होने दो, 100 की रहने दो। मेरे पे कोई फर्क पड़ा क्या? मेरी कंपनी वैसी चल रही है, मेरे पास मेरे शेयर पड़े हैं, अब वो वापस 2000 की हो गई तो कोई फर्क पड़ गया? अरे मैं कह रहा हूँ वो शेयर 50,000 का हो जाए तो क्या अडानी को कोई फर्क पड़ेगा? बस उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। उल्टा वैल्यू कम होने से उसमें वेल्थ टैक्स भी कम लगेगा। भाई शेयर उसके पास पड़े हैं, वैल्यू कम ही रहने दो, उसमें वेल्थ टैक्स भी कम लगेगा। अगर वैल्यू बढ़ गई तो बेफालतू का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो सब लोगों को लग रहा था कि उसने जो इतनी बड़ी वैल्यू बोल दी उसकी वजह से अडानी पे कोई फर्क पड़ा। फर्क तो पड़ा। अडानी को अगर नया लोन लेना है तो एकदम से नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है। अडानी को अगर अपने शेयर बेचने हैं तो कम रेट पे बिकेंगे क्योंकि वैल्यू कम हो गई। ये वाले फर्क तो पड़े, लेकिन उसकी कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी अपनी एसेट्स पे, अपने पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ा उस टाइम के लिए। कुछ लोगों को लगा था अडानी तो बर्तन मांजेगा किसी के घर जाके, कुछ को ऐसा लग रहा था। तो उस वाली चीज से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वैल्यूएशन कम ज्यादा हो जाती है। इतना समझ में आया? कल मैं आपको ये समझाऊंगा कि शेयर का प्राइस को हम एक्सपेक्टेशन कैसे डिसाइड करते हैं कि कहां तक जाएगा और कहां तक आएगा। एक्चुअली क्या है, मैं बताने तो आज ही वाला था वो वाला कंसेप्ट, लेकिन अभी अभी मेरे को मैसेज आया है, वाइफ ना डॉक्टर के यहाँ गई हुई है, उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई है, तो मैं क्लास छोटी रखूंगा आज और फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इस वजह से मैं ये कंसेप्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम कल लेंगे जो मैं बताने वाला था, न्यूमेरिकल कंसेप्ट। अभी हम आज थ्योरी पकड़ लेते हैं, थोड़ी सी वो करते हैं। चलिए, इंडस्ट्री की मार्केट रिसर्च करेगा वो, आप लोग ट्रेडिंग, ट्रैकिंग, इकोनॉमिक ट्रेंड भी देख सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ले सकते हो, और सेक्टर परफॉर्मेंस। सेक्टर परफॉर्मेंस मतलब बैंकिंग सेक्टर कैसा चल रहा है, आईटी सेक्टर कैसा काम करेगा, या फिर जैसे कि मान लीजिए आप कहते हो पेंट सेक्टर, या फिर कार सेक्टर, कार मतलब व्हीकल सेक्टर, या फिर सोलर सेक्टर, जो सोलर की कंपनियां हैं, सोलर पैनल लगाती हैं, वो सेक्टर कैसा काम करेगा। चलिए अब छोटे से एक सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सेक्टर का नाम मैं ले रहा हूं सोलर पैनल का सेक्टर। सोलर पैनल का सेक्टर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नया है, किसी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, है ना। क्या होता है सोलर पैनल, वो बता देता हूं। आप लोगों के घर में बिजली आती है, उस बिजली के बिल को कम करने के लिए हम अपनी छत पर सोलर के पैनल लगा सकते हैं। सोलर का पैनल क्या करता है? सोलर का पैनल बिजली बनाता है और बिजली बना के वो गवर्नमेंट को दे देता है और आपका बिजली का बिल उतना कम हो जाता है। मतलब आपके पैनल से मान लीजिए आपने 500 यूनिट बनाई तो वो गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी, और जो आपने यूनिट बनाई, जो आपका बिल आ रहा है, उसमें से 500 यूनिट का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो अल्टीमेटली जितनी यूनिट ऊपर पैनल बनाएगा उतनी यूनिट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसे बोलते हैं ऑन ग्रिड प्लांट। मतलब ऑन ग्रिड मतलब जितनी भी बिजली बनेगी वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और आप गवर्नमेंट की बिजली जलाओगे। इसमें कोई बैटरी नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, बस अपनी छत पे प्लांट लगाना है, पैनल लगाने हैं, जो 25 से 30 साल उनकी लाइफ है, और 25-30 साल तक वो आपकी बिजली की बिल को जीरो कर देंगे। तो आपने एक बार पैसा खर्च किया और 30 साल तक प्रॉफिट कमाया। एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, क्योंकि मेरा खुद का सोलर का काम है इसलिए मुझे इतना अच्छा पता है इसके बारे में। अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हो सोलर पैनल में, सिर्फ 1 लाख रुपया, तो उससे 3000 रुपये महीने का बिल कम हो जाता है। आपकी जेब से इन्वेस्ट होगा लगभग 1 लाख रुपया, और 3000 रुपये महीना का बिल कम हो जाएगा अगले 30 साल तक। यानी कि 1 लाख रुपया लगा के आप 1 साल में 36,000 और 30 साल में लगभग होगा ये 10,80,000 रुपये। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 10,80,000 रुपये बचा सकते हो, और फिर जो 1 लाख रुपया आपने लगाया था वो स्क्रैप में बिक जाएगा कम से कम 20,000 रुपये का। यानी कि आपकी जेब से 80,000 लगे हैं और 10,80,000 आपने कमाया है। तो यानी कि एक बार पैनल लगवा के 3 किलोवाट का आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। छोटी सी प्लानिंग एक और है, जिस बंदे के घर का बिजली का बिल 3-3,500 आ रहा है, वो 3 किलोवाट का पैनल लगवा ले, उसमें खर्चा होगा 1 लाख रुपए का, उसकी वो भी बैंक से लोन हो जाएगा, उसमें किस्त बनेगी 900 रुपए की। अब जो आपका 3,000 रुपए का बिल आ रहा था उसमें से 900 रुपए किस्त दो और बचे हुए 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो। ये जो किस्त जानी है सिर्फ 10 साल जानी है, 10 साल के बाद ये 900 भी म्यूचुअल फंड में डाल दो,
तो आपकी जेब से तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए का भी आपने लोन ले लिया, तो वो भी आपकी जेब से नहीं लगा। आपने जो किसी को अपने बिजली के बिल में से दिए, सिर्फ मेरी इस एक बात की वजह से आपके म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुल जाएगा और 30 बाद आपके पास 4 करोड़ रुपया होगा 30 से 35 साल बाद। और आपका एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपने किया कि जो बिजली का बिल आप दे रहे थे उसकी जगह पर आपने सोलर लगा लिया, और जितना बिजली का बिल दे रहे थे उतना पैसा आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो आपकी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, एक भी एक्स्ट्रा पैसा आपने किसी को दिया नहीं, और 4 रुपए 35 साल में आपके इकट्ठे हो जाएंगे। सर वो स्क्रैप में कितने में जाएगा वो एक बार बताएंगे? 20,000 के लगभग चला जाएगा, मैंने अंदाजा बताया, इससे ज्यादा ही जाएगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। सोलर सेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो सोलर सेक्टर में सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि गवर्नमेंट दे रही है उस पर सब्सिडी। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप अपने यहाँ पर सोलर लगवाएंगे 2 लाख रुपए का, तो उस पर 1,08,000 तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, तो बचता है वो 1 लाख रुपए का। और उस 1 लाख रुपए का भी गवर्नमेंट कहती है लोन ले लो, वो भी सिर्फ 6% पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 6% का रिड्यूसिंग रेट होता है, उस पे वो लोन दे देती है। तो इसका मतलब क्या है कि गरीब से गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा है वो भी सोलर लगा सकता है, क्योंकि सोलर लगाने के लिए पैसे तो चाहिए ही नहीं, बैंक लोन दे देता है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, बाद में वो पड़ता ही सस्ता है, फिर आपकी बिजली के बिल में से आप अपनी किस्त दे दो, बाकी पैसा आपको बचने लगता है, पहले दिन से पैसा बचता है। तो जब सारे ही लोग सोलर लगा लेंगे तो इसका फायदा किसको होगा? सोलर कंपनियों को। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, सिर्फ 10 साल के लिए भी अगर लगाना है, तो सोलर की आंख बंद करके कोई सी भी कंपनी खरीद लो। फिर भी अगर मेरे से नाम पूछना चाहते हो सोलर की कंपनी, सबसे नंबर 1 पे वारी एनर्जी, सबसे नंबर 1 पे वारी एनर्जी, दूसरे नंबर पे टाटा पावर, तीसरे नंबर पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, फोर्थ नंबर पे सोलर इंडस्ट्री। चलिए, अगर सोलर कंपनियां चलेंगी तो सोलर के नीचे जो एंगल लगता है जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं लोहे का, वो वाली कंपनियां भी चलेंगी। तो वो वाली कंपनियों का आप जो है मार्केट में सर्वे करिए कि सोलर के अंडर जो चौथे नंबर की बता दीजिए। हाँ जी, चौथे नंबर की कंपनी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। चौथे नंबर की कंपनी सोलर पावर का, चौथे नंबर की सोलर इंडस्ट्री। हाँ, तो आप वो वाली कंपनियों का भी पता लगाइए जो सोलर के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे स्ट्रक्चर। अब देखिए, सोलर में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? वायर, क्योंकि सोलर लगेगा कैसे? सोलर लगाने के बाद वो बिजली वायर में कोई तो लाके आपके मीटर में डाली जाएगी। तो वायर कौन बनाएगी? हेवल्स। इन्वर्टर कौन बना रहा है? हेवल्स। तो ये वाली कंपनियां भी चलेंगी, नाम बता देता हूं, हेवल्स, माइक्रोटेक, पॉलीकैब, इस तरह की कंपनियां। तार बनाने वाली कंपनियां भी चलेंगी, आर काबिल, ये सारी कंपनियां। लेकिन ये कंपनियां बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने 6 महीने पहले भी बोली थी। इनका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है सर। हाँ जी, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है, इनका स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं तारों की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप अडानी में कर सकते हो, वारी में कर सकते हो, ये अच्छी है, अभी इनके रेट कम है। और आगे आगे तो भैया जमाना ही सोलर का है, ये लाइट लूट तो खत्म हो जाएगी, तो सोलर चलेगा। और आपकी व्हीकल भी, आपके यहाँ पर जितनी चीजें होंगी सबकी सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो उसके लिए लाइट चाहिए, और लाइट कहाँ से आएगी? सोलर से आएगी। तो सोलर तो आगे आगे की नीड है, सोलर के बिना तो काम होगा ही नहीं। तो इसे बोलते हैं सेक्टर एनालिसिस, कि आपने एक सेक्टर का एनालिसिस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग विद इंडस्ट्री। अब आपने सेक्टर एनालिसिस तो कर लिया। सेक्टर एनालिसिस करने के बाद आपको जैसे हम पता चला कि सेक्टर, आपने मान लीजिए सोलर का एनालिसिस करा, तो आपको सोलर तो पता चल गया। फिर आप उस सोलर में सारी कंपनियों का एनालिसिस करो और पता चला हो कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं वारी का ले लो, वारी ले लो? एक, वारी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। 2, वारी की सेल सबसे ज्यादा है मार्केट में। 3, वारी की क्वालिटी भी बेस्ट है। पहले नंबर पे वारी, और दूसरे नंबर पे अडानी, और तीसरे नंबर पे टाटा। ये 3 कंपनियां सोलर के लिए बेस्ट हैं, और सबसे ज्यादा सेल इनकी आ रही है, और इन फ्यूचर भी सबसे बड़ी कंपनियां भी हैं, तो यही चलेंगी। तो ये 3 कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हो वारी का लॉन्ग टर्म के लिए। वारी बेस्ट है, दूसरे नंबर पे अडानी, तीसरे नंबर पे टाटा, तीनों ही कंपनियां बढ़िया हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और क्या करता है एक टेक्निकल, और क्या करता है एक रिसर्च एनालिस्ट, वो पढ़ाते हैं। सर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन भी देते हो। रिकमेंडेशन कैसे?
कंडक्टिंग द फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब उसकी बैलेंस शीट चेक करते हो, ट्रेडिंग पीएल चेक करते हो, कैश फ्लो फंड फ्लो चेक करते हो और नोट्स टू अकाउंट चेक करते हो। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब फाइनेंशियल डेटा को चेक करते हो तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फिर टेक्निकल एनालिसिस भी करते हो। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जिसमें चार्ट देखते हो, पैटर्न देखते हो और इंडिकेटर लगाते हो। कैसे देखते हैं ये इस पूरे कोर्स में सिखाया जाएगा। तो जब हम किताबें देखते हैं मतलब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल देखते हैं, उसे फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और जब हम चार्ट देखते हैं तो उसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा एनालिसिस कितने तरह का होता है, एनालिसिस कितने तरह का होता है, तो आप बोलोगे दो तरह का, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अब पेपर में ये भी आएगा कि चार्ट और पैटर्न किस में देखे जाते हैं, तो आप कहोगे टेक्निकल एनालिसिस में। पेपर में ये भी आ सकता है बैलेंस शीट रीड करके आप क्या करते हो, तो आप कहोगे फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। फिर वैल्यूएशन भी करके बताते हो ये शेयर कहां तक जाएगा। उसके लिए कुछ वैल्यूएशन मॉडल है, डीसीएफ अप्रोच, कैश फ्लो अप्रोच, पी मल्टीपल। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा आपको ये अप्रोचेस क्या है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। जी विनायक जी बोलिए। सर टेक्निकल एनालिसिस भी कवर होगा आगे चैप्टर में? एनालिसिस आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बहुत छोटी सी एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की क्लास लगाऊंगा आप लोगों की, एक ही क्लास बस। और उसमें मैं थोड़ा सा आपको चार्ट और के बारे में और इंडिकेटर के बारे में बता दूंगा। कोर्स में ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस है ही नहीं। आप अपनी मॉड्यूल उठाकर देख सकते हो, उसमें है ही नहीं कोर्स में। लेकिन पेपर में छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम आपको एक क्लास लगवा देंगे और छोटा सा बेसिक चार्ट क्या होता है और वो कैसे होता है वो हम आपको बता देंगे। चार्ट और पैटर्न्स और कैसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं वो सिखा देंगे। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे। 2-4 तरह के पैटर्न सिखा देंगे और चार्ट सिखा देंगे, वही काम आता है, वही। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सर स्टॉक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन तो आप करते ही हो। रिपोर्ट राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप रिपोर्ट लिखते हो और उसे प्रेजेंट करते हो। किसको? क्लाइंट को भी दे सकते हो, फंड मैनेजर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, और बाय सेल की रिकमेंडेशन देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट काम है दो। पहला क्या? रिपोर्ट बनाना और रिकमेंड करना। तो इंपॉर्टेंट काम के लिए याद कर लो आरआर। आरआर मतलब रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडिंग। इसके बाद जो अगला काम करते हो, जो मैंने डेमो के दिन भी समझाया था आपको, रिस्क असेसमेंट करते हो और पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी बनाकर देते हो। अगर किसी की एज ज्यादा है तो उसे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, अगर किसी की एज कम है तो वो रिस्क ज्यादा ले सकता है। तो ये रिस्क असेसमेंट भी सिखाया जाएगा। लास्ट चैप्टर इस बुक का यही है, रिस्क असेसमेंट। वहां पर आपको रिस्क असेसमेंट भी सिखाया जाएगा। आइडेंटिफाई करते हो आप पोटेंशियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, और सजेस्ट करते हो रिस्क के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पार्टी को बोलते हो भैया आप ये वाली इन्वेस्टमेंट करो। ये नहीं कि वो वाली इन्वेस्टमेंट बता दो जिसमें आपको कमीशन ज्यादा मिल रही है। वो वाली इन्वेस्टमेंट बतानी है जिससे पार्टी को रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही बताना है। बात समझ में आई इतना? यहां तक किसी को कोई क्वेरी? थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। न्यूमेरिकल वाली लाइन मुझे आज पढ़ानी थी, बहुत मजेदार चीज थी, लेकिन मैं थोड़ी न्यूमेरिकल वाली। सर अच्छा चल रहा है सर, नहीं बोरिंग नहीं सर, बिल्कुल बोरिंग नहीं है सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। चलिए कोई क्वेरी है किसी की? जी नरसिम्हा जी बोलिए, क्वेरी बोलिए। सर ये रिसेंटली मैंने एक पर्सन को मिला था, इज आल्सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इज अराउंड 61 years old। तो उसने इक्विटीज का फंड्स लिया हुआ था। मैंने उसको सजेस्ट किया आपका एज 61 है, आपको डेब्ट फंड्स में लगवाना चाहिए। तो मगर वो बोल रहा है कि यार इतना रिटर्न्स क्यों होता है। ही इज हिमसेल्फ इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सर और फिर भी आपने डेमो देखा था क्या? हाँ जी, मैंने डेमो डेमो देखा। में भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे 61 की एज वाले, और मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। बस हाँ सही है, कैसे आपका और मेरा। हाँ सही है। तो उन्हें आप वो डेमो वाली वीडियो भेज देना उसमें। सर ऑलमोस्ट थक गए थे, आधा घंटे उसको समझाते समझाते। लेकिन उनकी वजह से आप सबको तो समझ में आ गया ना? हाँ सर 100%। हाँ, तो हमेशा हर चीज का फायदा ही होता है। हमेशा हर चीज का पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए। ग्लास कितना खाली है ये मत देखा करें, कितना भरा है ये देखिए। अब उन्होंने आधा घंटा वेस्ट नहीं किया, उस आधे घंटे की वजह से आपको कितना समझ में आया। तो हमेशा पॉजिटिव देखता हूं मैं। बिल्कुल सही है सर। सही है। चलिए
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और शॉर्ट क्लास रखेंगे, बस 10-15 मिनट की क्लास और रहेगी। टाइप रिसर्च एनालिस्ट। सर रिसर्च एनालिस्ट के कितने टाइप है, मतलब आप लोग कौन से वाले बनेंगे इनमें से? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, FO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। मेरी स्पेशलाइजेशन है फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैं फ्यूचर ऑप्शन में सबसे ज्यादा काम करता हूँ। तो पहला रिसर्च एनालिस्ट हो 10 मिनट। पहला रिसर्च एनालिस्ट होता है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वो ऐसा एनालिस्ट सर मैं कैश वाले स्टॉक ही रिसर्च करता हूँ। दूसरा होता है फिक्स इनकम एनालिस्ट, सर मैं तो सिर्फ डेट फंड को एनालिस्ट करता हूँ, तो वो सिर्फ डेट फंड के बारे में चेक करता है। एक होता है सर मैं सेक्टर बताता हूँ कौन सा सेक्टर बढ़िया है, तो वो बीच बीच में अलग अलग सेक्टर के बारे में बात करता है, लेकिन इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात नहीं करता है। अगला होता है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट। मैक्रो वही वाला जो नेशनल इनकम, GDP, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस करता है, तो उसे बोलते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट। और लास्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर के बारे में एनालिसिस करता है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना एक पैरा आगे और पढ़ते हैं। कोई क्वेरी नहीं, हर पैरा के बाद में क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई क्वेरी हो तो बोलिए, तभी आगे बढ़ता हूँ। सर जी सर मतलब इसमें एनालिसिस जो भी कोर्स होने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, या हमको पता लगेगा कि ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, देखिए इसमें मैं तो आपके सारे सिखाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को लगे कि सर मुझे तो कैश वाला सिस्टम ज्यादा समझ में आया, तो आप कैश के इक्विटी के एनालिसिस बन जाओगे। किसी को समझता है नहीं सर मैं तो अर्थशास्त्रियों की तरह बस इकोनॉमिक एनालिसिस करूंगा, तो वो वाला करेगा। जॉब प्रोफाइलिंग पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, तो फिर आप तो टेक्निकल एनालिसिस ही करोगे। मान लो आप किसी ट्रेडिंग कंसर्न में हो तो टेक्निकल एनालिसिस करोगे। मान लो आप किसी बैंक में हो तो आप सेक्टर एनालिसिस करोगे। अब जैसे बैंक में अगर मैनेजर लोन ऑफिसर है तो उसे क्या करना सेक्टर एनालिसिस। मान लीजिए वो कपड़े वाले को लोन दे रहा है, तो उसे ये ध्यान रखता है कि कपड़े की मार्केट कैसे चल रही है, तो वो अल्टीमेटली अगर कपड़े की मार्केट में रिसेशन है तो कपड़े वाले को नहीं देगा। तो वो इंडिविजुअल कंपनी का एनालिसिस तो करता ही करता है लोन देने से पहले, लेकिन पहले सेक्टर एनालिसिस कर लेता है। ओके। सूर्यवंशी जी क्वेरी है क्या? नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए बहुत लास्ट में एक चीज पूछूंगा बस। चलिए विनायक जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर अभी ये टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट है, इसमें 1 ईयर मोर कर सकते हैं क्या हम लोग, कि सब कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, आपकी डिग्री नहीं आपको बोलती कि कोई सा एक बनो। डिग्री हाँ होती है आप रिसर्च एनालिस्ट, तो आपकी मर्जी आप सारे करो या एक करो, लेकिन ओके, स्पेशलाइजेशन तो हमेशा एक या दो में ही होता है ना। अब आइडियली करेक्ट। कहोगे, अगर आप मुझे कहोगे कि सर ठीक है आज से आप जो है टेक्निकल एनालिसिस करो, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, मुझे यस थोड़ा सा ही आता है, तो मैंने पहले ही बोल दिया मैं एक ही क्लास लगाऊंगा, मुझे इतना ही आता है। लेकिन अगर आप मेरे से कहोगे सर आप जो है एफएनडो का एनालिसिस कर दो, कर दूंगा। आप कहोगे सेक्टर एनालिसिस कर दो, कर दूंगा। ऐसा कर दूंगा, उधेड़ दूंगा पूरा का पूरा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चलता है इतने अंदर की बातें और चीजें मैं करूंगा। आज टाइम कम है, अभी मैं रोजाना कुछ ना कुछ एनालिसिस करता ही रहूंगा। जैसे आज सोलर का कर दिया, सही है, चीज का कर दूंगा, रोजाना कुछ ना कुछ करूंगा, टेंशन मत लीजिए, तभी तो मजा ठीक है, आएगा, बोरिंग नहीं होने देंगे क्लास। सही है, पढ़ते हैं। सही है। अब आपके अंदर अगर ये 5 क्वालिटी नहीं हुई तो आप रिसर्च एनालिस्ट बन ही नहीं सकते। तो वो 5 क्वालिटी क्या है? पहली, एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब टेढ़ा दिमाग। टेढ़ा दिमाग मतलब आपको टेढ़ी बातें एकदम से समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सोलर लगवा लो आपके घर पे, सोलर लगवा लो आपके घर पे और 3,000 रुपये महीना का बिल कम हो जाएगा। तो टेढ़े दिमाग वाला पता क्या कहेगा? अगर नहीं हुआ तो अच्छा, बारिश के दिनों में कैसे हो जाएगा, सर्दी के दिनों में कैसे हो जाएगा? ये वाले क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए। इसे बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स। देखो अगर आपके मन में नहीं आए तो मतलब आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो पूछा करो। जब मैं आपको सोलर समझा रहा था तो आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं आया, सर आपने बताया 3,000 रुपये लग जाएंगे और बारिश के दिनों में कैसे बचेंगे? ये वाले क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं दिया मैंने। के दिनों में कैसे होगा? तो देखो क्या होगा, मैंने जो 3,000 बताया है ये पूरे साल का एवरेज बताया है। भाई बारिश के दिनों में वो 1,000-1,500 की बनाएगा और गर्मियों के दिनों में 4,000 की बनाएगा, तो एवरेज करके पूरे साल का 36,000 रुपए की बिजली बचा देगा। दूसरा, जब बारिश के दिन में 1,500 की बिजली बनाएगा तो आप फूकोगे भी तो 1,500 की, कोई ऐसी थोड़ी चलेगा बारिश के दिनों में। तो आपकी कंजम्पशन भी कम हो जाती है और प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो बराबर बराबर ही रहता है। जी सूर्यवंशी जी आपकी क्वेरी बोलिए।
सर मैंने ये सुना है कि जो ये स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल हो रहा है सोलर वाला, इसमें बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, लोग परेशान है, मैंने ऐसे सुना है। देखो सब ऐसा ही बोलते हैं, कभी कभी तो हमें भी लग जाता है, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी का एक मीटर खरीद लो। मार्केट में मीटर मिलते हैं, स्मार्ट मीटर मार्केट में अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। तो बिजली डिपार्टमेंट बोलता है भाई आप अपनी मर्जी से एक मीटर खरीद के ले आओ, वो मीटर हम चेक करेंगे, हमें अगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी तो हम आपका दिया मीटर लगा देंगे। तो मीटर तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन क्या होता है सोलर लगते ही सारा ना लोग फालतू की चीज चलाने लगते हैं। अब तो मेरा सोलर लग गया, मेरा तो बिल ही नहीं आएगा, वो बंद ही नहीं करते कोई चीज, तो यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है सोलर की वजह से रेट ज्यादा आ रहा है। क्योंकि हम तो रोजाना झेलते हैं ना, हमारा सोलर का काम है। हम उसे क्या कहते हैं, तेरा बिल जीरो हो जाएगा, एक महीने बाद बिल आ जाता है, कहते हैं गुप्ता जी आपने झूठ बोला, आप तो कहते बिल जीरो हो जाएगा। अरे भाई बिल जीरो का मतलब ये थोड़ी है कि तू सब चीज चला के ही रखेगा। 1000 रुपए की बिजली बनती है 1 किलोवाट से, अगर आपने 5 किलोवाट लगाया तो 5000 का बिल जीरो होगा। अब आप 10,000 की बिजली फूकोगे तो बिल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ अगले 3 मिनट में क्लास चलाऊंगा, 3-4 मिनट, फिर बाकी कल करेंगे। एनालिटिकल थिंकिंग होती है एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मार्केट ट्रेंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते सारी आपको पता चल जाना चाहिए इस कंपनी की सेल अब आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हर बार से इसमें आप क्या करते हो, एनालिटिकल स्किल्स लगाते हो। पिछले साल बार कितनी सेल थी 10 लाख की, इस बार कितनी सेल है 12 लाख की, चलो ठीक है 2 लाख सेल बढ़ गई, लेकिन कॉस्ट पिछली बार 8 लाख की थी, इस बार 12 लाख की कैसे हो गई? भाई जब सेल 20% बढ़ी है तो कॉस्ट भी 20% बढ़नी चाहिए। अगर सेल 20% बढ़ी है तो कॉस्ट भी 20% बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कॉस्ट परसेंटेज में ज्यादा बढ़ रही है तो आप समझ जाओगे कि इसको सेल ये बढ़ा नहीं पा रहा, सेल ज्यादा करने के लिए इसने रेट कम करे हैं, तो मतलब इसके मार्जिन में कमी आ रही है, तो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो भले ही सेल उसकी 2 लाख बढ़ी, लेकिन आप उस कंपनी का शेयर नहीं खरीदो, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, प्रॉफिट तो कम हो गया। सेल बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, तो फिर ऐसी कंपनी में पैसा हम नहीं लगाएंगे। तो ये कैसे आएगा? एनालिटिकल स्किल्स से। और ये कैसे आएंगी वो मैं सिखा दूंगा आपको, कैसे कंपेयर करते हैं वो मैं सिखा दूंगा। रेशियो एनालिसिस का चैप्टर आएगा, वहां पर सीख जाओगे। तो पहली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग नॉलेज। आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, पीएल अकाउंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? आगे एक लेसन आएगा उसमें सिखाएंगे। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए, दोनों चीजें भी सिखाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ये भी हम आपको आगे सिखाएंगे। और आपने ये चारों चीजें तो आपके अंदर आ गई, लेकिन सर मुझे बोलना ही नहीं आता। अगर आपको बोलना नहीं आता होगा तो कोई पैसे नहीं देगा आपको। देखिए, मान लीजिए मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मान लो मैं तुतला रहा हूं, या फिर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो क्या आप मुझे फीस दोगे? पढ़ोगे मुझसे? नहीं पढ़ोगे ना। इसका मतलब नॉलेज के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। और मैंने आपको क्या बोला था, आज से 1 महीने बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। जिस तरीके से आपका बोलने का स्टाइल आज है वो 1 महीने बाद नहीं रहेगा, जो सोचने का स्टाइल आपका आज का है वो 1 महीने बाद नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं आपकी इंप्रूव कर दूंगा। ये 5 चीजें मैं आपको दूंगा इस कोर्स में। मैं कोशिश करूंगा। सर ये जरा रिपीट कर देना जो 5 क्वालिटीज आपने बताई हैं। 5 के अंदर म्यूट कीजिए। पहला है एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब जब आपको कोई डेटा दिया जाए तो आप उसे कंपेयर करके पता लगा लें कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दूसरा, आपको फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, कैसे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कैसे कैश फ्लो पढ़ते हैं, किसका क्या मीनिंग होता है, तभी तो आप अंदाजा लगा पाओगे ना। फाइनेंशियल एनालिटिकल थिंकिंग तभी कर पाओगे। तीसरा, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस उसे बोलते हैं चार्ट वगैरह देखने को, और फंडामेंटल एनालिसिस उसी को बोलते हैं जो मैं सिखा रहा हूं आपको, बैलेंस शीट वगैरह रीड करना। डाटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए आपको, डाटा देख के वो वाला डेटा निकाल देना चाहिए जो आपको लिखा हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक चैप्टर का टेस्ट लिया और उस एक चैप्टर में मान लीजिए आप फेल हो गए, तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं भैया पेपर में नहीं पास हो पाने के आप। जब तुम एक ही चैप्टर में पास नहीं हो पा रहे, पेपर में तो 10 आने हैं। जब तुम एक ही चैप्टर में नहीं क्लियर कर पा रहे तो 10 चैप्टर कैसे क्लियर करोगे? तो लिया तो मैंने टेस्ट एक चैप्टर का है, लेकिन अंदाजा 10 चैप्टर का बता दिया। इसे बोलते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा तो मेरे पास थोड़ा सा था, लेकिन मैंने पूरे का अंदाजा लगा लिया। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। 5 स्किल्स होने चाहिए। और लास्ट है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपने जो आपको आता है वो सामने वाले को बताना भी आना चाहिए अच्छे से। तो जो रिपोर्ट बनाओगे वो अच्छे से बनाना, और जब किसी को समझाओगे तो अच्छे से समझाना, तभी वो आपको सब्सक्राइब करेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे, तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आपको कंपनी एम्प्लॉय करेगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देने पड़ेंगे जाके। ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए।
ये करियर पाथ एंड सर्टिफिकेशन आप पढ़कर आओगे, मेरे समझाने का इसके अंदर कुछ नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा, बस यहां तक पढ़ के आना है। परफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ये न्यूमेरिकल है, कल कराएंगे। ट्रेडिंग पीएल कैसे होता है ये कल कराएंगे। यहाँ तक कोई किसी की क्वेरी हो तो वो हैंड रेज करके पूछ लीजिए। सूर्यवंशी जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर थोड़ा सा हटके है, पूछ सकता हूँ? जी ज्यादा अगर लंबी होगी तो कल बताएंगे, वरना बता देंगे, बोलिए। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे मोदी जी ने 14 अगस्त को बोला था कि जीएसटी कम कर रहे हैं, तब से लेके आज तक ऑटो वाले जो फंड है 6-7-8% बढ़ गए हैं। और अभी सेल होने में समय है दिवाली में और इसमें दुर्गा पूजा में, और उसके रिजल्ट आएंगे नवंबर दिसंबर में। तो क्या अभी उनमें और जान बाकी है? नहीं, टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा। अभी 1 साल बाद पता चलेगा सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्योंकि सेल इस चीज पे डिपेंड करेगी कि कम मार्केट में पैसा आया कि नहीं आया। अगर मार्केट में मंदी कम होगी तो ओवरऑल सब चीजों की सेल बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल मार्केट भी बढ़ेगी। तो जीडीपी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अब अगले 1 साल की जीडीपी ग्रोथ देखनी है कैसी आती है। अगर ग्रोथ हमारी बढ़ती है तो फिर पूरी की पूरी शेयर मार्केट भागेगी। और मैं गारंटी कर रहा हूँ, इतना ज्यादा टैक्स छोड़ दिया है, ग्रोथ बढ़ेगी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी बढ़ेगी। जीएसटी तो सर ये अभी जो टैरिफ से रिलीफ मिले और मार्केट ज्यादा डाउन नहीं जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए लाए, जिससे लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी। तो हाँ ओके सर, एक मिनट, असली प्रॉफिट तब आएगा जब मार्केट में से करेगा और जीएसटी भी कम रहेगा, तब आएगा असली मजा। जी अगली सर क्वेरी नहीं है सर, ये तो क्वेरी आती जाएगी। आपको हॉस्पिटल जाना है सर, मैं बोलो सेशन क्लोज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।